है यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा बोडिन और चौथा सोफिर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी होगा। किसने कहा था कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है? हु सेड फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ? क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए और 2 सेकंड बाद मैं इसका आंसर दूंगी। तो चलिए देखिए, हु सेड फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, ये कथन था, यानी परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये कथन था अरस्तु का। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए, जो अरस्तु थे उनके अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल्य प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित होता है और इसके कारण क्या होता है, अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सबसे पहले विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सर्वप्रथम जो सामाजिक संस्था को स्वीकार किया था वो थी परिवार, और इसकी स्थापना में जिसमें पति पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो परिवार है इसका निर्माण जो होता है वो पति पत्नी, उनके बच्चों एवं दास से मिलकर होता है। और जब परिवार विकसित होते हैं तो परिवार से किसका निर्माण होता है? समाज का निर्माण होता है। ठीक है, समाज से फिर किसका निर्माण होता है? गांव का निर्माण होता है। फिर जब कई प्रकार के गांव रूपी संगठन जब आपस में मिलते हैं तो उनसे एक राज्य की उत्पत्ति होती है। तो परिवार जो है, अरस्तु ने परिवार को, फैमिली को, ये तो इस प्रकार से अरस्तु ने परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा था। उन्होंने कहा था कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य में सामाजिक जीवन के नियमों को समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है और वहीं से वो अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किसने किया था? मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज एनालाइज्ड बाय, आपके ऑप्शन है पहला हीगल, दूसरा टी.एच. ग्रीन, तीसरा कांट और चौथा मार्क्स। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किसने किया था? क्वेश्चन को सोच लीजिए आप लोग। मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके आंसर को बताने की कोशिश किया करिए। तो राइट, आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था। डियर फ्रेंड्स, जो मार्क्स थे उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का वर्णन किया था और उन्होंने ये पद्धति ग्रहण की थी हीगल से। परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल से बहुत अधिक भिन्न है। उनका जो मार्क्सवाद का सिद्धांत था, मार्क्सवाद ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा ग्रहण की थी वो हीगल से ग्रहण की थी, लेकिन इनका जो सिद्धांत था वो हीगल से एकदम विपरीत था। इनके जो द्वंद्ववाद का आधार था वो विचार था, आध्यात्मिकता नहीं। उन्होंने विचारों को इसका आधार बनाया और मार्क्स के अनुसार, मार्क्स का यह कहना था कि जो विचार है, विचार ही हैं, जो विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ ही जगत का आधार है। ठीक है, मार्क्स ने कहा था कि विचार नहीं बल्कि जो भौतिक पदार्थ है वो ही जगत का आधार है। और उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मार्क्स ने ये कहा था, मार्क्स का क्या कहना था? मार्क्स का कहना था कि जो भौतिकवादी प्रगतिवाद है उसकी प्रकृति भौतिक है, आत्मिक नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा क्या है? उनका कहना था कि जो विश्व का आधार है उसका जो तत्व, मूल तत्व है वो भौतिक तत्व या पदार्थ है और यह अपने आंतरिक स्वभाव के द्वारा मूलतः विकसित होता है तथा समय समय पर नाना प्रकार के रूप को धारण करता है। डियर फ्रेंड्स, इसके कार्ल मार्क्स के बारे में और अरस्तु के बारे में मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यूरोपियन राजनीतिक दार्शनिक के प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग इनको वीडियो लेक्चर्स को डिटेल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु गेव द कार वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यू हैव नथिंग बट योर चांस। यानी विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना पड़ेगा। यह किसने आह्वान किया था? आपके ऑप्शन है, पहला लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा मार्क्स और चौथा जयप्रकाश नारायण। यह किसका कथन था कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना पड़ेगा? मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर से मेरे साथ शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग जब मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यह आह्वान किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना पड़ेगा। उन्होंने विश्व के सभी श्रमिकों को एकजुट होने के लिए आह्वान किया था और उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और एक साथ यूनाइट होके जब आप इस सामाजिक आंदोलन को प्रस्तावित करेंगे, इस आंदोलन को एक साथ यूनाइट होकर आप लोग जब इस आंदोलन को यूनाइट होकर प्रस्तावित करेंगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ खोना पड़ेगा, वो है आपकी बेड़ियाँ। क्योंकि जब आप लोग यूनाइट होकर इस सामाजिक आंदोलन को प्रस्तावित करेंगे और तो इसमें आपको आपके अधिकारों की प्राप्ति होगी और आपकी जो बेड़ियाँ हैं वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो ये आह्वान किया था कार्ल मार्क्स ने और उन्होंने विश्व के श्रमिकों को एक हो जाने के लिए आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, हॉब्स, लॉक एवं रूसो एक साथ सहमत हैं किस पे? हॉब्स, लॉक एंड रशियन unanimously agree upon on the situation of the state of nature on the terms of social contract on state is a result of contract। और चौथा ऑप्शन है ऑन द फॉर्म ऑफ द स्टेट सॉवरेंटी, यानी प्राकृतिक अवस्था की दशा पर, सामाजिक समझौते की शर्तों पर, राज्य समझौते का परिणाम है, या फिर चौथा ऑप्शन राज्य प्रभुता के स्वरूप पर एक मत है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हॉब्स, लॉक और रूसो एक साथ किसके साथ सहमत थे? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्य समझौते का परिणाम है। ऑन द स्टेट इज़ ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स, लॉक और रूसो एक साथ सहमत थे कि राज्य समझौते का एक परिणाम है। इन तीनों विचारकों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इनके बारे में अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इन तीनों विचारकों ने प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसके आधार पर इन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो राज्य है वो समझौते का परिणाम है। राज्य क्या है? एक समझौते का परिणाम है और मनुष्य ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा हेतु एक प्रकार का समझौता किया था जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु प्रोपाउंडेड दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यह किसने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह सब जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है, पहला मॉन्टेस्क्यू, दूसरा एक्विनास, तीसरा ग्रेसियस और चौथा रूसो। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वो हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? सोच लीजिए क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके मुझे क्वेश्चन के आंसर बताइए और अपना स्कोर भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग अपने स्कोर को शेयर करेंगे। इस क्विज में मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और ये क्विज सेशन सक्सेसफुल होगा, इस पे व्यूज़ आएंगे अच्छे खासे। तो नेक्स्ट क्विज सेशन भी इसी तरह से बायलैंग्वेज लैंग्वेज में आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 रूसो। ये रूसो ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन द चेन्स। तो इनके इस कथन का क्या तात्पर्य था? रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र होता है और उसे स्वतंत्र होना भी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य क्या था? स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन आज मनुष्य क्या है? आज मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जो अधिकांश राज्य हैं वो सामान्य इच्छा पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित हैं। इसीलिए रूसो ने कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन वह सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। निम्न में से किन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला सुकरात, दूसरा सोफिस्ट्स, तीसरा मैकियावेली या मैथियावेली और चौथा प्लेटो। ऑप्शन देख के ही आप इसके राइट आंसर पर पहुंच सकते हैं। आप लोग जो ऑप्शन देखते हैं स्क्रीन पे, जो 4 ऑप्शन हैं, या फिर आप परीक्षा हाल में ही हैं तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना एमसीक्यूज़ में, तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हैं ऑप्शन, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जब हम एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाते हैं तो हम ईज़िली क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? मैकियावेली, क्योंकि जो सुकरात हैं और जो सोफिस्ट है और प्लेटो, वो कैसे विचारक हैं? ये परंपरावादी विचारक थे, ठीक है। इनका आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है, इनका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से हम इजली ऑप्शन नंबर 3 पे पहुंच जा रहे हैं कि मैकियावेली, क्योंकि सुकरात, सोफिस्ट और प्लेटो कैसे विचारक थे? ये परंपरावादी विचारक थे और मैकियावेली आधुनिक विचारक थे और इन्हें ही आधुनिक राजदर्शन का जनक भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो मैकियावेली है उन्हें आधुनिक राजदर्शन का जनक भी बोला जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इट इज़ बेटर टू बी ए सुक्राट्स डिससेटिस्फाइड रेदर देन ए पिग सेटिस्फाइड ऑब्जर्व वाई। एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, यह कथन किसका है? आई होप इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे। आपके ऑप्शन है, पहला बेंथम, दूसरा जे.एस. मिल, तीसरा कांट और चौथा जेम्स मिल। किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ये कथन था जे.एस. मिल का। देखिए, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर मिल ने ऐसी बात क्यों कही थी। देखिए, जो मिल थे उन्होंने सुख को गुण की दृष्टि से उच्च तथा निम्न बतलाया था, ठीक है। उन्होंने सुख को गुण की दृष्टि से उच्च तथा निम्न बतलाया था। उनका कहना था कि सुसंस्कृत लोगों को जिन बातों से सुख मिलता है तो वह मूढ़ लोगों के सुख से उच्च होता है। उनका कहना था कि जो सुसंस्कृत लोग हैं उन्हें जिन बातों से सुख मिलता है तो उन्हें उनके सुख की जो गणना है, तुलना है, वो मूर्ख लोगों के सुखों से उच्च होती है। क्योंकि यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट मूर्ख से कहीं अधिक अच्छा है। इसी को इन्होंने इस कथन द्वारा प्रतिपादित किया था कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात यानी बुद्धिमान सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। और यदि उस मूर्ख या सुअर की राय इससे भिन्न है तो वह इसलिए कि वह प्रश्न के केवल एक पहलू यानी वो सिर्फ अपने पहलू से ही किसी बात की या किसी सुख की तुलना करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, रेडिकल मानववादी किन्हें स्वीकारा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ कंसीडर्ड ए रेडिकल ह्यूमनिस्ट? आपके ऑप्शन है, पहला अंबेडकर, दूसरा अरविंद घोष, तीसरा एम.एन. राय और चौथा सावरकर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन्हें रेडिकल मानवतावादी कहा जाता था या किन्हें रेडिकल मानववादी के रूप में स्वीकार किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, एम.एन. राय। एम.एन. राय को रेडिकल मानववादी स्वीकार किया गया है। कि इन्हें रेडिकल मानववादी क्यों कहा जाता था, तो इसके पीछे भी एक तथ्य है जो आपके लिए जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मानवेंद्र नाथ राय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने हमारे समक्ष नव मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में एक नवीन योगदान माना जा सकता है। राय ने भौतिकवाद की भी नई व्याख्या की और इसे नैतिक पुट भी प्रदान किया। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और समानता का जयघोष करके इन्होंने व्यक्ति की गरिमा को आगे बढ़ाया। एम.एन. राय ही एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का आग्रह किया। यानी इन्होंने नैतिक मूल्यों को, जो आपके नैतिक मूल्य हैं,
मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी पुनः प्रतिस्थापना की और साम्यवाद को तानाशाही प्रवृत्ति से बचाने का प्रयत्न किया। ठीक है, इन्होंने साम्यवाद के सिद्धांत को तानाशाह से बिल्कुल पृथक करने का प्रयत्न किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय पर भी डिटेल वीडियो लेक्चर बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, तो मैं इनके बारे में भी डिटेल वीडियो लेक्चर बता दूँगी। इनकी रचनाओं को जान लीजिए। इन्होंने 1922 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया इन ट्रांजिशन। इन्होंने इस बुक में समकालीन भारत का समाजशास्त्री अध्ययन किया था, तो इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है इंडिया इन ट्रांजिशन, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। एमंग द फॉलोइंग हु इज एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्परिवर्तन से संबंधित है। आपको ये बताना है कि इन विचारकों में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्परिवर्तन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला डेविड ईस्टन, दूसरा लुसियन पाई, तीसरा सिडनी बर्बा और चौथा बोएगलिन। कौन सा विचारक राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्परिवर्तन से संबंधित है, यानी किसने ये विचार प्रतिपादित किया जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो हमारी पॉलिटिकल थियरी है, उसका फिर से रिवाइवल यानी पुनर्परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोएगलिन। जो बोएगलिन है उन्होंने ये कहा था कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत हैं और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के विकास से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, लेकिन इन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है तो राजनीतिक सिद्धांतों में भी परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही हमारी राजनीतिक दशाएं भी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। एमंग द फॉलोइंग हु हैज़ डिस्क्राइब्ड द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। निम्न में से किसने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया था। आपके ऑप्शन है, पहला रॉबर्ट डहल, दूसरा एल्विन टोफलर, तीसरा लुसियन पाई और चौथा डेविड ईस्टन। किसने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एल्विन टोफलर। एल्विन टोफलर ने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की नहीं है। कीवर्ड्स पे आप लोग जरूर से ध्यान दिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड विद द मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आपके ऑप्शन है, पहला इट एज्यूम्स पॉलिटिक्स एज ए डायमेंशन ऑफ सोशल प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन है, इट एज्यूम्स पॉलिटिकल सिस्टम एज ए सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। थर्ड ऑप्शन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसीडर्स एक्चुअल बिहेवियर। फोर्थ ऑप्शन है, दिस अप्रोच इज नॉट कंपैरेटिव बट कॉन्फिगरेटिव। ठीक है, ऑप्शन है, हिंदी में सुन लीजिए, यह राजनीति को सामाजिक प्रक्रिया के एक आयाम के रूप में देखता है। दूसरा ऑप्शन है, यह राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक प्रणाली के भीतर एक उप प्रणाली मानता है। तीसरा ऑप्शन है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत यथार्थ व्यवहार पर विचार किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है, यह दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं अपितु संरूपणात्मक है। आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की कौन सी विशेषता नहीं है। कीवर्ड को ध्यान से देखा करिए, विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो आप लोग अगर जानते होंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ईजिली आप लोग इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, यानी यह दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं अपितु संरूपणात्मक है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं कि यह राजनीति को सामाजिक प्रक्रिया के एक आयाम के रूप में देखता है, ये आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है। दूसरा भी इसकी विशेषता है कि यह राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक प्रणाली के भीतर एक उप प्रणाली के रूप में मानता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो भी इसकी विशेषता है तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की, कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत यथार्थ व्यवहार पर विचार किया जाता है,
यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसीडर्स एक्चुअल बिहेवियर, इट एज्यूम्स पॉलिटिकल सिस्टम एज ए सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम एंड इट एज्यूम्स पॉलिटिक्स एज ए डायमेंशन ऑफ सोशल प्रोसेस। तो जब भी पूछा जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण की क्या विशेषता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो यह दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं अपितु संरूपणात्मक है, यह इसकी विशेषता नहीं है। दिस अप्रोच इज नॉट ए कंपैरेटिव बट कॉन्फिगरेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नांकित में से अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा देश है, यानी किस देश का जो संविधान है वह अलिखित है। आपके ऑप्शन है, पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा सऊदी अरब और चौथा जापान। आपको ये बताना है कि इन देशों में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। सऊदी अरब का संविधान अलिखित है और बाकी जो ऑप्शन में देश दिए गए हैं फ्रांस, जर्मनी और जापान, यहाँ का संविधान लिखित है। देखिए, जो सऊदी अरब का संविधान है वह अलिखित क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो परंपरा का विकास है, वो वहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है वहाँ का संविधान। इसके साथ ही साथ आप एक और देश है जो कि अलिखित संविधान का उदाहरण है, वह है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम का भी संविधान परंपराओं, रीति रिवाजों और वहाँ की राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का परिणाम है और जो कि अलिखित है। बाकी जो तीनों देश दिए हैं वो लिखित संविधान का उदाहरण है। इसके साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी लिखित है और हमारे प्यारे देश भारत का संविधान भी लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। यानी कि निम्नांकित में से मार्क्सवादी सांविधिक प्रणालियों का क्या लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ओपन मार्केट सिस्टम, दूसरा पब्लिक ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास और चौथा है क्लासलेस सोसाइटी। आपके ऑप्शन है, पहला, हिंदी में सुन लीजिए, मुक्त व्यापार व्यवस्था, दूसरा है उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, तीसरा है कामगार वर्ग के हितों को वरीयता और चौथा है वर्ग विहीन समाज। आपको ये बताना है कि इनमें से मार्क्सवादी संवैधानिक प्रणालियों का क्या लक्षण नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मुक्त व्यापार व्यवस्था। बाकी ओपन मार्केट सिस्टम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी जो पब्लिक ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सुप्रीमेसी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास और क्लासलेस सोसाइटी, यानी उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, कामगार वर्ग के हितों को वरीयता और वर्ग विहीन समाज, ये सभी जो हैं वो मार्क्सवादी संवैधानिक प्रणालियों का लक्षण हैं। ये सभी मार्क्सिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्विज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और मार्क्स के बारे में डिटेल वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अधिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक पे। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, द्वैध संघवाद से क्या तात्पर्य है। ड्यूल फेडरलिज्म इज, आपके ऑप्शन है, पहला, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का क्षेत्र पृथक है, दूसरा है राष्ट्रीय और राज्य सरकारें अंतर्निर्भर हैं, तीसरा है राष्ट्रीय और राज्य सरकारों से अपेक्षा हो कि वे परस्पर मिलकर जनहित की वृद्धि में कार्य करें, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक समान कार्य है। इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए, पहला है सेपरेट स्फीयर ऑफ फेडरल स्टेट एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स, दूसरा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फेडरल स्टेट एंड फेडरेटिंग यूनिट्स, तीसरा है एक्सपेक्ट्स दैट फेडरल स्टेट एंड फेडरेटिंग यूनिट्स विल इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट, और चौथा है कॉमन फंक्शन ऑफ फेडरल स्टेट एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और राइट आंसर दीजिए। मेरे साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर बताइए, अपने स्कोर को मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। क्विज़ कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी करिएगा और शेयर भी।
तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी द्वैध संघवाद का तात्पर्य है राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक समान कार्य, कॉमन फंक्शंस ऑफ फेडरल स्टेट एंड फेडरेटिंग यूनिट्स, ये मीनिंग है ड्वेल फेडरलिज्म का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ड्यूअल फेडरलिज्म के अंतर्गत यानी द्वैध संघवाद के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय सरकार होती है और जो राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, वो ये दोनों ही सरकारें, क्योंकि केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर किसी एक समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साथ मिलकर कार्य करती हैं और इनसे जुड़े जो हित हैं वो दोनों ही सरकारों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए समान रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि वर्तमान सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, तो उस स्थिति से देखकर चला जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय सरकार है और जो राज्य स्तर की सरकारें हैं एक समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू डुबर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। डुबर्जर के अनुसार राजनीतिक दलों की संरचना में क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला द कॉकस, दूसरा है द ब्रांच, तीसरा है द ब्यूरो और चौथा है मिलिशिया। कॉकस, दूसरा शाखा, तीसरा ब्यूरो और चौथा मिलिशिया। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग और मेरे साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट में राइट आंसर करिए कमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, इनमें से जो डुबर्जर के अनुसार राजनीतिक दलों की संरचना में क्या शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3 ब्यूरो, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ब्यूरो यानी ब्यूरो। देखिए, डुबर्जर ने जो राजनीतिक दलों की संरचना किससे मिलकर हुई है इस सिद्धांत इसके बारे में जो बात की थी, उन्होंने कहा था कॉकस, सेल, ब्रांच और मिलिशिया। ब्रांच यानी शाखा, ठीक है, कॉकस और सेल और मिलिशिया, ठीक है, इन चारों तत्वों से मिलकर किसी राजनीतिक दल की संरचना होती है। तो इसमें से जो राइट आंसर है ब्यूरो की इन्होंने बात नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉकस, सेल, ब्रांच और मिलिशिया की बात की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ब्यूरो, यानी ब्यूरो की बात नहीं की थी डुबर्जर ने राजनीतिक दलों की संरचना के अंतर्गत। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे। लुसियन पाई के द्वारा बतलाए गए राजनीतिक विकास के आयामों में सम्मिलित नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पर लुसियन पाई। आपके ऑप्शन है, पहला समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विभिन्नीकरण और चौथा औद्योगिकीकरण। आपके ऑप्शन पहला है इक्वालिटी, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा डिफरेंटेशन और चौथा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी औद्योगिकीकरण। लुसियन पाई ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को राजनीतिक विकास के 3 आयामों में सम्मिलित नहीं किया था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बाकी के जो 3 ऑप्शन है इन्हें सम्मिलित किया था, यानी समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन को इन्होंने सम्मिलित किया था राजनीतिक विकास के 3 आयामों ने। देखिए, लुसियन पाई ने कहा था कि राजनीतिक विकास से संबंधित 3 लक्षण हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। और लुसियन पाई उन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक विकास के पर अग्रसर मानते हैं जिनसे जनता में समानता का सिद्धांत लागू होता है। राजनीतिक व्यवस्था और सरकार आने वाली मांगों, विवादों और राजनीतिक मामलों का निष्पादन करने में समर्थ होती है और इनसे संबंधित जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग विशेषीकृत होते हुए भी समन्वय और सामंजस्य को बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक विकास के संबंध में लुसियन पाई ने 3 आयामों यानी 3 डायमेंशंस की गणना की थी, समानता का सिद्धांत, विभिन्नीकरण और क्षमता, इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो समानता की व्याख्या करते हुए लुसियन पाई कहते हैं कि समानता का अर्थ है कि नागरिकों को सार्वजनिक तथा सामाजिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। और क्षमता के अंतर्गत वे क्या कहते हैं कि किसी राज्य तथा सरकार में आवश्यक कार्यों की संपादन की क्षमता कितनी है। और क्षमता का जो दूसरा अर्थ है वो यह है कि सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता तथा योग्यता।
और इसका जो तीसरा अर्थ है क्षमता का, वो यह है कि प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का उत्पन्न होना। विभेदीकरण के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि विभेदीकरण का अर्थ है कि समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का सुस्पष्ट होना तथा उनके कार्यों का निश्चित होना, साथ ही साथ व्यवस्था के विभिन्न राजनीतिक कार्यों की सुस्पष्टता और विभिन्न अंगों की जटिल प्रक्रियाओं का एकीकरण करना, जिससे कि व्यवस्था का विघटन न हो। तो इसी आधार पर लुसियन पाई ने कहा था कि जो राजनीतिक विकास है वो संस्कृति का विसरण यानी डिफ्यूज़न और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि इट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण का क्या लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला शिफ्ट फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, दूसरा है शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशन और चौथा है शिफ्टिंग ऑफ पीपुल्स लॉयल्टी फ्रॉम प्राइमरी ग्रुप्स टू सेकेंडरी ग्रुप्स। हिंदी में सुन लीजिए, आधुनिकीकरण का क्या लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला राजशाही से लोकतंत्र की ओर गमन, दूसरा है कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिकीकरण की ओर गमन, तीसरा है परंपराओं की पुनर्स्थापना और चौथा है लोगों की निष्ठा का प्राथमिक समूहों के स्थान पर द्वितीयक समूहों की ओर गमन। क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच लीजिए, कमेंट करके मुझे स्कोर जरूर से बताइएगा। तो देखिए, आधुनिकीकरण का क्या लक्षण नहीं हो सकता, आप लोग ऑप्शन देखकर ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें कॉमन सेंस लगाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है परंपराओं की पुनर्स्थापना, ये आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है यानी राजशाही से लोकतंत्र की ओर गमन, किसी अर्थव्यवस्था से औद्योगिकीकरण की ओर गमन और लोगों की निष्ठा का प्राथमिक समूहों के स्थान पर द्वितीय समूहों की ओर गमन, ये तीनों जो हैं ये आधुनिकीकरण के लक्षण हैं। बाकी जो री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशन, ये इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशन यानी परंपराओं की पुनर्स्थापना, ये आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए हैं यानी पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो आधुनिकीकरण का लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 कि आमंड व बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ पोलिटिकल कल्चर एज पर आमंड एंड बर्बा। आपके ऑप्शन है पहला संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, दूसरा सहभागी राजनीतिक संस्कृति, तीसरा अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति और चौथा विशिष्ट वर्ग संस्कृति। क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, चाहें तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एलिट पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर या पैरोकियल कल्चर। सॉरी, क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विशिष्ट वर्ग की संस्कृति यानी एलिट पॉलिटिकल कल्चर। आमंड और बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है विशिष्ट वर्ग संस्कृति। तो जाहिर सी बात है जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं वो आमंड और बर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हैं। इनमें संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति और अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति आमंड व बर्बा के अनुसार ये सभी राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हैं, यानी पैरोकियल कल्चर, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, ये आमंड और बर्बा के अनुसार पॉलिटिकल कल्चर के क्या हैं, प्रकार हैं, काइंड हैं। आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो किसी भी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और दिग्विन्यासों का नमूना है। ठीक है, इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि जो राजनीतिक संस्कृति है वो किसी भी राज्य व्यवस्था में किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के सदस्यों यानी उनके मेंबर्स में राजनीति के प्रति जो उनकी व्यक्तिगत रुचि होती है, अभिव्यक्ति होती है, जो उनकी पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनका नमूना है।
तो अमन एवं बर्बा के अनुसार जो संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति और अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, ये राजनीतिक संस्कृति के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 की अभिजन के परिसंचरण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? द प्रीपोंडर ऑफ साइक्लिक थियोरी ऑफ एलिट इज, आपके ऑप्शन है पहला रॉबर्ट मिचेल्स, दूसरा सी राइट मिल्स, तीसरा विल्फ्रेड पेरेटो और चौथा कार्ल पॉपर। देखिए, क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होते हैं, तो जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एमसीक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो उस टॉपिक से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ के पूछा जाए, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग ईजिली उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब एमसीक्यूज़ फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपके सामने 4 ऑप्शंस रहते हैं, यानी उन 4 ऑप्शंस में से उन चारों ऑप्शन में उस क्वेश्चन का राइट आंसर छुपा रहता है, तो जब आपका कॉन्सेप्ट किसी भी थियरी को लेकर, किसी भी टॉपिक पे आपका, किसी भी थियरी पे आपका जब होल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप लोग से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग उसके राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है, उन्हें आप लोग ज़रूर से देखा करिए, क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे तो आप लोग ईजिली क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग ऑप्शन देख के क्लिक हो गया होगा आपके दिमाग में कि विल्फ्रेड पेरेटो। अभिजन के परिसंचरण सिद्धांत के प्रतिपादक विल्फ्रेड पेरेटो थे, और द प्रीपोंडेंट ऑफ एलिट साइक्लिक थियोरी ऑफ एलिट इज विल्फ्रेड पेरेटो। अब आपके दिमाग में एक बात ये उठती होगी कि एलिट थियोरी क्या है, या अभिजन शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है? तो इसके बारे में भी डिटेल जान लीजिए। देखिए, जो अभिजन शब्द है यानी एलिट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 17वीं सदी में, और इसका मतलब होता है विशेष श्रेष्ठता वाली वस्तुओं का वर्णन करना, ठीक है? तो जो विशेष श्रेष्ठता वाली वस्तुएं होती हैं, उनके लिए अभिजन शब्द का या एलिट शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था 17वीं सदी में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे पहले एलिट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 17वीं सदी में। इस शब्द का प्रयोग उच्च सामाजिक समुदायों जैसे कि शक्तिशाली सैनिक इकाइयों और उच्च श्रेणी के सामंत वर्ग के लिए किया जाने लगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में इस शब्द का प्रथम प्रयोग 1823 में हुआ था, लेकिन इस शब्द का ब्रिटेन और अमेरिका में अधिक प्रयोग 1930 ईस्वी के बाद से किया गया, जबकि विल्फ्रेड पेरेटो द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्री सिद्धांतों में अभिजन का विचार अधिक से अधिक प्रसार हुआ। पेरेटो के बाद मोस्का, मेरी कोलानविस्का, H.D. लॉसवेल, सी राइट मिल्स, टी.वी. बोटोमोर, कार्ल मैनहम और शुम्पीटर आदि के द्वारा अभिजन की धारणा पर विचार प्रकट किए गए। अभिजन की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित होती है, और पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पे हैं, वे ही अभिजन हैं। पेरेटो प्राकृतिक मानवीय असमानताओं के आधार पर मानव समाज को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अभिजन और दूसरा है अभिजनेतर, ठीक है? अभिजन को उन्होंने पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, शासक अभिजन और अशासक अभिजन, यानी गवर्निंग एलिट और नॉन गवर्निंग एलिट। यह विभाजन उन्होंने बुद्धि, संगीत आदि विषयों के प्रति अभिरुचि, चरित्र, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की शक्ति आदि विषयों पर किया है। पेरेटो कट्टर अभिजनवादी था, और वह अभिजन वर्ग का अस्तित्व सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि 20वां क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट ए काइंड ऑफ पावर एज पर बायस्टेड, यानी बायस्टेड ने शक्ति का रूप नहीं माना है। आपके ऑप्शन है पहला बल, दूसरा प्रभाव, तीसरा प्रभुत्व और चौथा अनुनय। पहला फोर्स, दूसरा इन्फ्लुएंस, तीसरा है डोमिनेशन और चौथा है परसुएशन। बायस्टेड ने शक्ति का रूप नहीं माना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुनय, परसुएशन। बायस्टेड ने शक्ति का रूप
अनुनय को नहीं माना है। परसुएशन को बायस्टैंड ने पावर, काइंड ऑफ पावर नहीं माना है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है यानी बल, प्रभुत्व और प्रभाव यानी फोर्स, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेशन, इन तीनों को बायस्टैंड ने शक्ति का रूप माना है। देखिए, बायस्टैंड ने शक्ति के बारे में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि जो सत्ता है वो शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु वह स्वयं शक्ति नहीं है। अक्सर ये कथन के रूप में पूछ देता है कि यह किसका कथन है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। तो ये कथन था बायस्टैंड का। शक्ति का प्रत्यायोजन, इनका कहना था कि जो शक्ति है उसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है। यानी हम शक्ति को किसी को नहीं सौंप सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी को दूसरे को सौंप सकते हैं, क्योंकि शक्ति में स्वविवेक का अभाव होता है जबकि सत्ता में स्वविवेक निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ बियॉन्ड द लाइन्स? बियॉन्ड द लाइन्स के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, पहला कुलदीप नैयर, दूसरा है LK आडवाणी, तीसरा है मनीष तिवारी और चौथा है दुर्गा दास। आपको ये बताना है कि बियॉन्ड द लाइन्स के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बियॉन्ड द लाइन्स? अक्सर बुक्स भी पूछा जाता है कि ये बुक किसने लिखी थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुलदीप नैयर। बियॉन्ड द लाइन्स के लेखक हैं कुलदीप नैयर। ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, लेकिन अक्सर कई लोग जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन? भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला 26 जनवरी 1950, दूसरा 26 जनवरी 1949, तीसरा 15 अगस्त 1947 और चौथा 26 नवंबर 1952। कौन सी डेट को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनेक्टेड किया गया था? यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो वहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो जब पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। देखिए, इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने जो संविधान था उस पर हस्ताक्षर करके अंतिम रूप से भारत के संविधान को अधिनियमित किया था और अंगीकृत किया था। इसी 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड अंडर द एक्ट ऑफ? यानी प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था। आपके ऑप्शन है, पहला 1919, दूसरा 1861, तीसरा 1935 और चौथा 1892। यानी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत और चौथा 1892 के अधिनियम के अंतर्गत। आपको ये बताना है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को किस एक्ट के अंतर्गत ग्रांट किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता को किस एक्ट के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके बारे में 1935 के अधिनियम के बारे में डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग चाहें तो 1935 के अधिनियम के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, यह अधिनियम क्यों लाया गया था, ये सभी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ए चार्टर ऑफ स्लेवरी? किसने कहा था कि भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र था? आपके ऑप्शन है, पहला महात्मा गांधी, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था, किसने भारतीय अधिनियम 1935 को दासता का बंधन पत्र कहा था? हु सेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ए चार्टर ऑफ स्लेवरी?
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के भारतीय अधिनियम को दास्ता का बंधन पत्र कहा था। अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड बाय। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? आपके ऑप्शन है 36वें संशोधन द्वारा, 26वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 50वें संशोधन के द्वारा। 36 अमेंडमेंट, 26 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एंड 50th अमेंडमेंट। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ था 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज के प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे फेसबुक का ग्रुप हो या फिर मुझे कमेंट करके अपने स्कोर को ज़रूर शेयर करिएगा। और ये क्विज़ आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो इसी तरह के अनेक प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।